माई मिस्टेक मेरा बच्चा मिनाइल, मैंने आपका मैसेज बेटा बाद में देखा है। मिनाइल बेटा आवाज़ आ रही है अब आपको? ठीक है मिनाइल बेटा, आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा आपको? चलो मेरे बच्चों, बेटा ज़रा हम शुरुआत कर रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है? तो सारे के सारे ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, हम लोगों ने कल जो पढ़ना शुरू किया था यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर, तो बेटा यहाँ से हम लोग ज़रा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और इसके साथ साथ मेरे बच्चों, बेटा हम लोगों ने आई थिंक यहाँ तक रीड कर लिया था, पहला पेज पढ़ लिया था, सेकंड पेज पढ़ लिया था, और आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया था ये वाला, कहाँ गया, सेवरल एयर्स ऑफ वंस लाइफ। क्या मेरे बच्चों में ठीक बोल रहा हूँ बेटा? क्या हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था? काइंडली ज़रा बताइएगा मुझको, आप लोग ज़रा यस नो में जवाब दो, जब तक ज़रा मैं पीछे से ज़रा विंडो वगैरह से बंद कर लूँ, क्योंकि तब वरना फिर देखने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, जल्दी करो। ठीक है, तो बेटा ज़रा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, और बेटा अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अब क्या लिखा हुआ है? Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the Great Rivers. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operations of waterways in other parts of the world. Members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India, so as to learn about their problems. अच्छा ज़रा चेक करते हैं बेटा, एक मिनट रुकिएगा। ओह ठीक है बेटा, हम मसला नहीं बेटा, रिमशा फिक्र नहीं करो, वो हम देख लेंगे, सही है, कोई क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। थैंक यू मेरा बच्चा, आपने बता दिया मुझको। नाउ लिसन मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क हो रहा होता है, कि जो काम करते हैं, कह रहे हैं कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि कैनाल्स हो गए, रिवर्स, लेक्स, जो पानी हासिल करने के जो ज़राए हैं मतलब हमारे पास, कह रहे हैं ये दरअसल हमारे बाकायदा क्या हैं, ये मेरे बच्चों ज़रा मुझे एक मैसेज आया है कि सर आवाज़ क्लियर नहीं है, तो बेटा ज़रा बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है बेटा? काइंडली ज़रा सारे बच्चे बताइएगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ से क्लियर जा रही है किसी बच्चे को, तो बेटा दैट मीन्स कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बाकी बच्चे बताओ, आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? भाई अगर मेरी तरफ से एक बच्चे को भी क्लियर जा रही है ना, इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, अगर एक बच्चे को भी जा रही है, क्योंकि इसका मतलब मेरा नेट सही चल रहा है, समझ रहे हो? और बेटा बस बाकी सब बच्चों ने कहा है कि मतलब आ रही है क्लियर, बस एक और बच्ची ने कहा है कि बस क्लियर नहीं आ रही, तो मेरे बच्चों आपका ज़रा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना अगर मेरी तरफ से इशू होता तो आप सब बच्चों को ख़राब आ रही होती आवाज़। अब ज़रा सुनो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि लेकिन मसला नहीं है, मैं समझा दूंगा, अगर कोई पॉइंट मिस कर जाओ तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। भाई लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी पूरी लाइफ गुजार देते हैं अपने इस काम के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो ईस्ट में ना, वो लोग तो बाकायदा ये काम भी करते हैं। तो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, उनके लिए एक बाकायदा टूर अरेंज करवाया। अब टूर किस तरह का था मेरे बच्चों के? एशियन एक्सपर्ट्स थे जो वाटरवेज वगैरह में, मतलब कि उनका बाकायदा पूरा हाथ वाथ सेट था, तो बोलने के यहाँ से उनके लिए अरेंज करवाया। और कहाँ कहाँ से मेंबर्स आए बर्मा से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम से। और इन्होंने पहले अपनी टूर की शुरुआत करी मेरे बच्चों थाईलैंड से, बर्मा से, पाकिस्तान से, इंडिया से। मतलब कि पहले इन्होंने आपस में ही एक दूसरे की कंट्री को विजिट किया। पहले उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे की कंट्री को विजिट किया ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देख सकें, समझ सकें। फिर क्या हुआ, कहेंगे द एशियंस देन वेंट टू यूरोप where they visited shipyards and waterways in France, Germany and the Netherlands। मतलब कि उसके बाद यहाँ पर मतलब कि क्या कहते हैं,
जो बाकी जो जब मेंबर्स जब गए यहाँ से, तो उन्होंने फिर क्या किया, आपस में एक दूसरे की कंट्री को विजिट करने के बाद मेरे बच्चों फिर दूसरी कंट्रीज को गए। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरे की कंट्रीज में जब ये लोग गए, क्या हुआ अम्मार बेटा, कुछ बोल रहे हो आप? अम्मार मेरा बच्चा बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, चैट पे बताओ, आपकी वजह बात समझ नहीं आ रही। लो, ये क्या बात हुई भाई? अच्छा भाई, कर रहा हूँ, कर देता हूँ। सुनो अब ध्यान से, ऊपर वाले पैराग्राफ में कोई इतनी खास बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं समराइज करके पूरा बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक मरतबा क्या किया कि एक टूर अरेंज किया। किसका अरेंज किया भाई, किन लोगों का? बर्मा के लिए, इंडिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, थाईलैंड के लिए और वियतनाम के लिए। यहाँ से मेंबर्स आए और इन्होंने ग्रुप की जो शुरुआत करी, जो अपने टूर की मेरे बच्चों को शुरुआत करी थी, कि सबसे पहले वो लोग गए थाईलैंड, उसके बाद ये लोग गए पाकिस्तान, देन उसके बाद गए मेरे बच्चों ये इंडिया। मतलब आपस में ही ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे की कंट्री को विजिट कर रहे थे, ताकि सारे के सारे देख सकें कि हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना है। उसके बाद मेरे बच्चों ये लोग यूरोप गए, क्योंकि आप जानते हो बेटा, यूरोप जो है एज़ कम्पेयर टू अस एक ज़्यादा डेवलप कंट्री है। तो वहाँ पर जाने पर क्या हुआ मेरे बच्चों कि वहाँ पर जाने पर इनको एक एहसास हुआ भाई कि यहाँ पर ये हमसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है, और उन्होंने क्या किया, अपनी रिसर्च करी, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर जो मामलात चल रहे हैं वो क्या मामलात चल रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ वॉर्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। दे स्टडीड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर्स एंड अलोंग द कोस्टल कैनाल्स। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस अब टूर, अच्छा आप बोले सर टूर का मकसद क्या था, तो मेरे बच्चों मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि टूर का मकसद ये था कि दरअसल जो इन कंट्रीज से मेंबर्स आए हुए हैं, वो अपना ये वाला जो शिपिंग का सिस्टम होता है, मतलब कि शिप्स का सिस्टम जो पूरा होता है, चाहे वो फिशिंग के लिए हो, फिशेस पकड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब कि क्योंकि मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि सबसे बड़े लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, मतलब जो तिजारत होती है बेटा, वो समंदर से होती है, सबसे बड़े लेवल पर जो होती है, क्योंकि बेटा यही सबसे सस्ता पड़ता है उन लोगों को, वरना आप हवाई जहाज से लेके जा ही नहीं सकते। मतलब लेके जाने को लेके जा सकते हो, लेकिन बेटा वो बहुत महंगी ट्रांसपोर्ट पड़ जाएगी एज कम्पेयर टू, मतलब के लैंड रूट और एयर रूट, मतलब के दोनों के कंपैरिजन में जो समंदर पे जो शिपिंग होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। आप देखते नहीं हो कंटेनर्स जो आते हैं एक के ऊपर एक लदा हुआ होता है, इतना हैवी वेट होता है, इसकी हद नहीं होती। तो मेरे बच्चों इसीलिए करते हैं। खैर, कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि जब मेंबर्स इन कंट्री से गए तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में क्या देखा, उन्होंने अलग किस्म की शिप्स देखी, और उन्होंने उनके सिस्टम को स्टडी भी किया कि भाई ये लोग अगर आगे हैं इस सिस्टम में तो वजह क्या है। आगे क्या लिखा हमारे पास, बेटा इसे पढ़ते हैं मिसिसिपी। मिसिसिपी जगह का नाम है, मिसी, देखो मिसिसिपी, तो मिला के पढ़ो क्या बन जाएगा, मिसिसिपी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ द टूर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट विद एक्सपर्ट्स इन द कंट्रीज दे विजिटेड। All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. तो मेरे बच्चों जरा सुनो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो टूर के जो मेंबर्स गए थे उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की वजह क्या थी मेरे बच्चों, प्रॉब्लम को डिस्कस करने की वजह ये थी कि भाई वो चाह रहे थे कि उनको पता था कि लाजमी नहीं है कि हम जो वहाँ देख कर आ रहे हैं वो हम अपनी कंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। भाई एक मुल्क की कंडीशन अलग है, वहाँ की सूरत हाल अलग है, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है एज कम्पेयर टू दैट हमें यहाँ पर यहाँ के लोगों के मुताबिक वो चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। लिहाजा इंफॉर्मेशन वहाँ से गेन करी और फिर अपने मुल्क के हालात देखे, और जो इंफॉर्मेशन वहाँ से वो कलेक्ट करके लेकर आए थे उसे चेंज करके अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लिए जो यूज़फुल बन सकती है चीज़, उसके मुताबिक उस इंफॉर्मेशन को उसमें कन्वर्ट किया और फिर अपने मुल्क में अप्लाई किया। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या
UN Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in world history. मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूएन डे को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 24 अक्टूबर हर साल करते हैं और कह रहे हैं कि पेट्रियोटिज्म का जो मतलब है वो ये होना चाहिए कि लॉयल्टी सिर्फ अपने मुल्क से नहीं बल्कि यूएन से भी और उसकी आइडियल से कि आप इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे हो बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ भाई। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पहले अपना मुल्क, सबसे पहले अपना मुल्क, ठीक है भाई, पहले अपने कदम तो जमाओ उसके बाद जाके दूसरों की हेल्प करना, सही है ना। इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, पहले आप तो स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। आपके एक गलत स्टेप की वजह से क्या पता पूरी दुनिया को आप दुश्मन बना लो अपने पास, लिहाजा आप सबसे पहले अपने मुल्क को देखोगे, अपना मुल्क है सबसे पहले, बाद में दूसरे मुल्कों को देखना आप लोगों ने, ठीक। आगे लिखा है क्या कि हम जो है इस डे को मतलब कि ये करते हैं, हमारी जो इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है कि भाई हम जो है क्या करेंगे कि पूरी दुनिया में अमन अमान फैलाएंगे, सारे मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे और कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में यकीनन यूएन का जो वजूद में आना है वो ऐसा होगा कि लोग देख के बोलेंगे कि यार हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। मेरे बच्चों यहाँ पे हमने चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि यूनाइटेड नेशन किस तरह वजूद में आई, क्यों वजूद में आई और इसका मकसद क्या था। तो मेरे बच्चों ये हमने पॉइंट पढ़ लिए। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, अब इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कैसे करती है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम एक एक डिटेल नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम कुछ ख़ास चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे। बेटा पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है, अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे लिख के भेज दो क्लियर, चैट पे बोल दो क्लियर, ताकि मेरे बच्चों फिर हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। शाबाश, सब बच्चों को बोल दो बेटा, मैं जल्दी करो। पार्ट 1 बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो ज़रा जल्दी से करो क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बेटा ये चैप्टर देखो बेटा मिनाल बेटा वियतनाम मुल्क का नाम है, वियतनाम मुल्क है। अरे अम्मार बेटा स्टोरी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस असल में चीज है भाई। हाँ बेटा बोलो रजा, क्या बोलना चाहते हो बेटा? तुमने कल क्लास नहीं ली थी क्या? मोहम्मद रजा अहमद बेटा आपने क्लास नहीं ली कल क्या? अच्छा भाई, एक बच्चा बोल रहा है कि सर जरा ऊपर ऊपर से एक मरतबा पूरा का पूरा जो है एक समराइज कर दें। ठीक है बेटा रजा, जरा देखो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बच्चों, हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि बेटा यूनाइटेड नेशंस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वजूद में आया, जब लोगों ने देखा ना कि बहुत तबाही हो चुकी है, बहुत बर्बादी हो चुकी है, लोगों के जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, कितने लोग बेघर हो गए, गुर्बत की इंतहा हो गई, भूख इतना मतलब जो हंगर मतलब कि लोगों के पास खाने पीने को नहीं, बीमारियाँ रेडिएशन वगैरह इतनी फैली हुई हैं, तो लोगों ने सोचा कि यार हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इख्तिताम पर पहुंची तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई अब सेकंड के बाद थर्ड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकंड में इतनी तबाही हो चुकी थी कि सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाना। लिहाजा सब ने मिलकर एक ये बात डिसाइड करी कि अब हम अप्रैल 1945 में क्या करेंगे, यूएनओ मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, या शॉर्ट फॉर्म में आप बोल दो यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशंस को वजूद में लेकर आएंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी की बेहतरी के लिए काम करना है। इन शॉर्ट ये मकसद है, ठीक है, इंसानियत के लिए काम करना है। लेकिन जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया और सबसे और एक बेसिक मकसद, बुनियादी मकसद क्या था, जंग को रोकना है। मतलब रोकना ऐसे नहीं है कि जंग शुरू हो गई उसके बाद रोक रहे हो, नहीं, जंग को ऐसे रोकना है कि जंग को शुरू ही नहीं होने देना। अगर जंग शुरू हो गई है तो उसको भी रोकना है, लेकिन मकसद क्या है कि अगर जंग के आसार भी बन रहे हैं तो उनको भी आसार तक ही रहने देना है, उनको असलियत
मतलब कि उसको रियल में जंग की सूरत में अख्तियार करें। लेकिन जब यूएन ने इस पॉइंट पर काम करना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ कि भाई जंग होने की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि एक जंग तो होती है कि दो अलग अलग मुल्कों में जंग, और एक जंग जो होती है कि एक ही जगह के रिहायशियों की आपस में जंग हो जाए, सिविल वॉर। जब वहाँ पर कंडीशन अच्छी ना हो, हालात अच्छे ना हो, दंगे फसाद शुरू हो जाएं, लोगों के पास जॉब ना हो, लोग चोरी चकारी को उतर आएँ और लोग गलत होता खुद ब खुद हालात ख़राब हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों इसका रीज़न क्या निकलता है कि वहाँ से वो लोग आए थे चोरी के ऊपर, गलत काम करने लग जाते हैं। और जब इंसान ऐसे हालात को फेस करता है तो खुद ब खुद क्या होता है मेरे बच्चों, वो हालात बुरे से बुरे होते हैं, बदतर हो जाते हैं और आखिरकार वो चोरी की तरफ चले जाते हैं। आगे लिखा हुआ क्या कि जंग को रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ ये कि अक्सर ऐसा होता है भाई कि जब आप जंग को रोकने के लिए जा रहे होते हो तो उल्टा जंग को रुकने के बजाय उल्टा आप ना वो करते हो ना कि और जाके आप बर्बादी करके आ गए, आप ताल्लुकात और ख़राब करके आ गए। जो थोड़े बहुत पहले एक लेवल पे ताल्लुकात ख़राब थे, आप उल्टा बढ़ाकर आ गए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के सामने वाले को लग रहा होता है, एक को लग रहा होगा वो दूसरे का आप दूसरे की साइड ले रहे हो, दूसरे को लग रहा होता है पहले की साइड ले रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है कि मामलात और हालात अच्छे होने के बजाय, बेहतरी की तरफ आने के बजाय और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं और ख़राब तरफ चले जाते हैं। कहते हैं इसीलिए ये काम बहुत मुश्किल है कि मुल्कों के बीच में अच्छे हालात का पैदा करना। लेकिन बोल रहे हैं कि फिर हमारे पास यूएन के और भी बहुत सारे काम हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास ये चीज़ हम जारी रख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब कि बेसिकली क्या करते हैं कि मुल्कों को मोटिवेट करते हैं कि वो एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें। मिसाल के तौर पर मैं आपके मुल्क में एजुकेशन का काम कर रहा हूँ, आप किसी और फील्ड में अच्छे हो, आपने मेरे मुल्क में आके मतलब किसी और दूसरी फील्ड के लिए काम किया, तो जब हम सालों दर सालों, क्योंकि हम अगर काम करेंगे पूरा ऑल ओवर द मतलब कंट्री काम करेंगे, छोटा काम थोड़ी है, बहुत बड़ा काम है, लिहाजा वो काम करने में, अचीव करने में ही ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझे मेरे बच्चों, ये हमने कल पढ़ा था। रज़ा, रज़ा मेरा बेटा क्लियर है? आपके कहने पर मुझे कंटिन्यू इतना बोलना पड़ा है, बताओ। रज़ा मेरा बच्चा ओके भाई? ओके ठीक है भाई। अब ज़रा बेटा, अब आ जाओ ज़रा पार्ट 2 पर। मेरे बच्चों पार्ट 2 हमारे पास दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लाजमी इसको पढ़ना है और बात याद रखना। अच्छा मैं देखता हूँ ज़रा थोड़ा, चलो रिस्क लेके देख लेते हैं। अनुषा बेटा माइक पर आओ ज़रा, अनुषा बेटा माइक पर आइएगा। हेलो सर। हाँ बेटा, यहाँ से ज़रा पढ़ना शुरू करो। जी लेट सर। अस सी। Let us see how the UN is organized. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. The General Assembly may consider any question कंसिडर related to कंसिडर 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 consider consider any question related peace and to the advance, advancement of happiness and justice in the world, and elects its own president at each sitting. सिटिंग। Besides six sitting, besides six main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sitting of the assembly. बस रुक जाओ, बस रुक The जाओ, sec- रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा एक okay. एक मैसेज आया कि सर यूएन क्रिएट किसने करी थी? मेरे बच्चों यूएन किसी ने क्रिएट अकेले ने नहीं करी थी, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुआहदा किया था कि भाई हम क्या करेंगे, हम मिलकर एक अहद करते हैं कि हम जो है जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबकी मिली भगत है, सबने मिलजुल के मतलब कि ये काम किया था। मेरी बात समझ रहे हो? इस तरह से वजूद में आई थी। ये कोई कोई ओन नहीं करता, मतलब किसी की मिल्कियत नहीं है ये इदारा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, आज के दौर में यूनाइटेड नेशंस की एग्जांपल ये है, समझ आप यूं समझ लो
कि भाई ये जो है वो नहीं है, मैंने कल भी कहा था कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस, कि अमेरिका के लिए समझ लो पालतू कुत्ते की तरह ही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, और ये बोल के बस चुप करवा दिया कि मैं जो है टेररिस्ट को डील कर रहा हूँ। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं टेररिस्ट होंगे, अरे भाई पूरा मुल्क थोड़ी होगा टेररिस्ट यार, ये कहाँ लिखा हुआ है? पूरा मुल्क थोड़ी होगा भाई। इस तरह से हर जगह बुरे लोग मौजूद होंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे बच्चों, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, ये यूएन कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब वही वाला हिसाब है भाई, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, या उर्दू में कहावत है ना, क्या कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंग्लिश में बोलते हैं हम माइट इज राइट, मतलब जिसकी ताकत, इसके पास ताकत है वही सही है, वही राइट है। वो वाली बात है। खैर मेरे बच्चों, बेटा जरा आप ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, अब मेरे बच्चों प्रिंसिपल ऑर्गन आप यूं समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में जो काम जैसे कि हमारे दिल का होता है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है, मतलब ये ना हो तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसी तरह से उस प्रिंसिपल ऑर्गन की जो इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने उसकी सब कैटेगरी में, जैसे कि मेरे बच्चों स्कूल है, स्कूल में अगर हम बात करें तो बेटा स्कूल में क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, ठीक है, फ्लोर इंचार्ज भी होता है, क्लास टीचर भी होते हैं और टीचर भी होता है। सही है, तो सारे मिलकर एक स्कूल बनाते हैं ना, तो लेकिन हर किसी की ड्यूटीज क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो सिमिलरली मेरे बच्चों यहाँ पर भी वही बात है कि बेटा ये मेन इदारा है, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस को जो मेन चीज़ है ना वो उसका दिल ये रहा। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर जब कभी मतलब कि जब कभी मेरे बच्चों इस चीज़ की जो कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन वगैरह जो होते हैं, तो जब कभी मीटिंग होती है तो तमाम मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के आते हैं। जब यहाँ पर जब तमाम मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के आते हैं तो भाई अपनी तरफ से मीटिंग में एक मुल्क से मैक्सिमम 5 मेंबर्स आ सकते हैं। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की मीटिंग होगी तो एक मुल्क से मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। लेकिन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि उस मुल्क के 5 वोट हो गए, नहीं, एक मुल्क का एक ही वोट होगा। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, जैसे कि आप शाजी में पढ़ रहे हो और हमें हमारी मीटिंग हो एक जगह पर कि भाई हम अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की मीटिंग हो रही है, तो मैंने 4 आपको सेलेक्ट कर लिया, 5वां मैं खुद हो गया। अब भाई हम जो जा रहे हैं हम सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, शाजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? तो हम हमारा वोट एक ही वोट कहलाएगा। सिमिलरली वहां पर मुल्कों का हिसाब किताब है कि एक मुल्क से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं लेकिन वोट एक काउंट होगा। आएगा लिखा मेरे बच्चों कि जनरल असेंबली कभी भी जब भी मीटिंग होती है तो किसी भी क्वेश्चन में बात कर सकती है दुनिया में, जो कि जिससे लगे कि बेहतरी आएगी, एडवांसमेंट होगी दुनिया में। और कह रहे हैं कि जब जब इनकी मीटिंग होती है, जैसे कि बैठते हैं, सिटिंग का मतलब बैठना, जो बाकायदा वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो कह रहे हैं कि ये हर मीटिंग में अपना प्रेसिडेंट खुद सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट मेरा बच्चा क्या होता है, जो शख्स उस मीटिंग को लीड कर रहा होगा, उसको आगे लेके जा रहा होगा, मतलब कि सही। हर प्रेसिडेंट मतलब मीटिंग का कोई हेड भी तो होना चाहिए ना, जो तमाम मामला को डील करे। अब इलेक्ट और सिलेक्ट में ये फ़र्क होता है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने बोला आपकी क्लास में भाई आज से तुम मॉनिटर हो, ये मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, ये मैं इलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों आप लोग खुद सिलेक्ट कर लो कि आपकी क्लास में मॉनिटर कौन होगा, वोटिंग हुई, वोटिंग 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 कर आगे क्या हो गया, एक को वोट मिल गया, तो ये हो गया इलेक्ट होना। सेट है मेरे बच्चों? अब जरा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि जनरल असेंबली का जो मेन काम है वो मेन काम करती हैं उसकी 6 मेन कमिटीज, जो 6 मेन कमिटीज है ना, उसका मेन काम ये करती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि और तरह की भी कमिटीज बनाई जाती हैं, अपॉइंट की जाती हैं, किस तरह के कामों के लिए, स्पेशल पर्पसेस के लिए, जो स्पेशल काम नहीं होते उन पर्पसेस के लिए इस पर जो है कमिटीज वगैरह बनाई जाती हैं, ताकि वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं किस चीज़ के लिए, रेगुलर सिटिंग्स के लिए असेंबली में। अब बेटा ज़रा हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। एक मिनट को, अलीफा बेटा माइक पर आइएगा ज़रा। जी सर।
आवाज आ रही है सर? हाँ मेरा बच्चा आवाज आ रही है बेटा। बी वाला पॉइंट जी पढ़ो जरा पूरा। जी सर। The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States of the other 10. 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. Matter of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a vote. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. बस ठीक है, रुक जाओ। अब मेरे बच्चों जरा सारे के सारे जरा यहीं पर हमारे पास बेटा सुनते रहो, ध्यान से सुनो इस बात को। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब हमने अभी बेटा ए, अब हमारा बी पॉइंट शुरू हो रहा है। हमने पॉइंट ए में मेरे बच्चों क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है जनरल असेंबली के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ क्लास बेटा हमने जनरल असेंबली में क्या पढ़ा अली बुरी बात बेटा, चुप। खैर सुनो जियाद बुरी बात बेटा, पहले बोल रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चों जरा सुनो। खैर देखो भाई क्या लिखा है हमारे पास, कहना है भाई सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास जो है, हमने अभी सॉरी मेरे बच्चों मैं ये बोल रहा था कि जनरल असेंबली जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, उसमें मैंने बताया कि हर मेंबर कंट्री मुल्क मौजूद होगा, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो है मेरे बच्चों वो क्या होता है कि सारे के सारे मेंबर्स नहीं होंगे, बल्कि जो मुल्क यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उनमें से सिर्फ 15 होते हैं और 5 परमानेंट हैं। वो 5 परमानेंट हैं और बाकी 10 होते हैं टेम्पररी। परमानेंट कौन 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 से हैं, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस। दोबारा सुन लो, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ठीक है ना। अब जो है मेरे बच्चों यहां पर देखो, और जो बाकी 10 टेम्पररी हैं वो क्या है भाई, उनके बारे में क्या बताया गया है कि हर साल 3 इलेक्ट होते हैं 2-2 सालों के लिए। हर साल 3 इलेक्ट होते हैं, कितने कितने अरसे के लिए, 2-2 सालों के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो टेम्पररी तो हैं, परमानेंट के पास क्या कोई खास पावर है जो वो परमानेंट है? तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई मेरे बच्चों। जब कभी कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है पूरी दुनिया में, मतलब कोई दुनिया का अगर कोई इंपॉर्टेंट मामला है, तो वो इन 5 परमानेंट मेंबर्स की नज़र से लाजमी गुजरेगा। कौन कौन, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस। अब इनके सामने आने का मतलब ये है, अब ये ज़रा ध्यान से सुनना, इनके पास जो एक खास इनको अथॉरिटी दी गई है, पावर नहीं बोलना चाहिए, अथॉरिटी बोलना चाहिए। अथॉरिटी जो दी गई है मेरे बच्चों उसको कहते हैं वीटो, बोलते हैं इसको क्या, वीटो बोलते हैं। अब वीटो का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि अगर कोई केस सामने आया, बाकी 4 ने बोल दिया हाँ ओके सही है भाई हमारी तरफ से ओके, लेकिन 4 के अगेंस्ट 5वें ने बोल दिया कि नो, नहीं भाई मैं नहीं मानता इस बात को, तो हालांकि 4 अक्सरियत है भाई, 4 ज्यादा है ना, एक तो कम है, लेकिन अगर एक ने भी नो बोल दिया तो होगा क्या कि वो चीज क्या होगी मेरे बच्चों, उस मीटिंग से हटा दी जाएगी। आप दोबारा लेकर आ जाओ, वो दोबारा नो बोल सकता है, दोबारा लेके आ सकते हो, दोबारा बोल सकता है। मकसद के मल्टीपल टाइम्स अगर आप लेकर आओगे ना, वो मल्टीपल टाइम्स उस बात पर नो बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई लिमिट है कि इतनी मरतबा नो बोलेगा, नहीं, मल्टीपल टाइम्स वो नो बोल सकता है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिमशा बेटा, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके यूएसए। अब जरा सुनो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी जो मैंने आपको 5 परमानेंट मुल्क बनाए, जो मैंने आपको 5 परमानेंट मुल्क बताए कौन कौन से, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस। इमेजिन करो कि अगर पाकिस्तान यूनाइटेड किंगडम जाए, और सॉरी यूनाइटेड नेशंस जाए और बोले कि भाई कश्मीर हमें, हमारा हिस्सा, हमारा पार्ट है, केस वेस लग रहा है, तो आपके ख्याल से इन 5 परमानेंट मेंबर से अगर चलो 4 हाँ बोल भी दें, कौन सा एक मुल्क ऐसा है जो कि हमारे अगेंस्ट बोलेगा कि नो पाकिस्तान का नहीं होगा? बताओ तुम लोगों के ख्याल से अगर 4 हमारी साइड ले भी दें तो एक कौन सा ऐसा होगा जो हमारे अगेंस्ट जाएगा? बताओ। उकाशा सही आंसर। नहीं बेटा अरबाज, रशिया अगेंस्ट नहीं जाएगा। अरे जियाद बेटा इंडिया तो परमानेंट मेंबर है ही नहीं, इंडिया कैसे, इंडिया तो परमानेंट मेंबर होगा तब की बात ना।
और अरबाज मेरा बच्चा इसलिए अगेंस्ट नहीं जाएगा, इसकी वजह क्या है कि बेटा जो हमारे पास रशिया है ना, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक पर काम कर रहा है, ठीक है। अमेरिका जाएगा, अमेरिका हमारे खिलाफ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक खास पावर है। वो पावर के बारे में मेरे बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर 4 मुल्क हाँ बोल दें और एक जो है मना कर दे कि नहीं मेरी तरफ से नो है, तो एक के सिर्फ एक के मना करने पर क्या होगा कि 4 की हाँ भी जो होगी वो नहीं मानी जाएगी, उस मामले को हटा दिया जाएगा वहाँ से। सही है। तो ये था, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था भाई कि इस तरह से अगर जो यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, अगर इन मुल्कों के सामने ये केस आए, पाकिस्तान बोले कि कश्मीर मेरा हिस्सा होना चाहिए, तो मैंने कहा था कौन मना करेगा, तो अली बेटा उस पर बोला जा, बच्चे जवाब दे रहे थे कि सर कौन मना करेगा। चलो ठीक है, अब रिवर्स करते हैं। इंडिया लेके जाए, बोले भाई कश्मीर मेरा हिस्सा है, तो आपके ख्याल से कौन मना करेगा? लाजमी। बिल्कुल आयान बेटा, सही आंसर है आपका, शाबाश। अरे शायान बेटा, जियाद बेटा, पाकिस्तान क्यों मना करेगा? पाकिस्तान परमानेंट मेंबर थोड़ी है यूनाइटेड नेशंस का, चाइना मना करेगा बेटा। सही है। तो मेरे बच्चों, आई होप कि अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मसला कश्मीर असल में है क्या, समझे? चलो खैर, अब ज़रा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलीफा बेटा दोबारा माइक पर आओ। अलीफा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा ज़रा पढ़ना शुरू करो दोबारा से, यहाँ से। माइक क्यों ऑफ कर दिया स्टूपिड अपना? जल्दी आओ। सर आवाज आ रही है? हाँ मेरा बच्चा, आ रही है, पढ़ो। सही। सर कहाँ से पढ़ूं? थर्ड पॉइंट से, सी से। जी जी। The chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. The Secretary General is appointed by the by the General Assembly with the approval of the Security Council. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. Every year, the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. There is a staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. There are also other special branches of the Secretariat with hundreds of employees at various other centers. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization. As at the headquarters of the UN employees come to the Secretariat from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. The Secretariat has much work to do. The staff has to prepare the matter for the various meetings. They have to manage the meetings. They have to keep a record of all that is said and done. They have to prepare daily reports for the press and the radio. During the various meetings, translators sit in soundproof cabins, listening to the speeches and translating them at the same time, so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. सही, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? हमने सी पॉइंट पढ़ना शुरू किया कि सी पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो चीफ ऑफिसर है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का कोई ऑफिसर टॉप पर होता होगा ना, तो मेरे बच्चों जैसे कि जो हमारे टॉप की जो पोस्ट है पाकिस्तान की, वो कहलाती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जो हेड होता है, जो जैसे कि बोलते हैं ना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो टॉप का जो ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस का होता है, उस पोस्ट को बोलते हैं हम सेक्रेटरी जनरल। अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, अक्सर बच्चे लिख देते हैं जनरल सेक्रेटरी, ये तो ये गलत है, ये बात याद रखना। सेक्रेटरी जनरल जो है हेड का नाम है, वहाँ पर उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। भाई एक बात याद रखना, होता क्या है कि इसको अपॉइंट तो जनरल असेंबली ही करती है, लेकिन कब करती है? जब सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से उसका अप्रूवल मिल जाए। मेरे बच्चों, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि टीचर्स आके डेमो वगैरह दिया करते थे, तो आपके ही टीचर्स क्लास में कोई बैठ जाया करते थे, देखते थे कि टीचर कैसे पढ़ा रही हैं, फिर रिपोर्ट बना के नीचे पहुंचाते थे और वो डेमो होता था। तो लेकिन अपॉइंट कौन करता था? नीचे प्रिंसिपल करता था ना। सिमिलरली जनरल असेंबली क्या है? प्रिंसिपल है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? मतलब वो डेमो ले रहा होता है, वो वाली बात समझ लो आप, ठीक है।
और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 5 साल के लिए आता है, उसके बाद उसके जो सक्सेसर, मतलब कि उसके बाद जो आने वाला होता है उसे बोलते हैं सक्सेसर। आपके बाद आपकी पोस्ट पर जो काम आप कर रहे हो उसके बाद जो कोई और आता है वो कहलाता है आपका सक्सेसर। ठीक है, कहते हैं कि हर साल क्या करता है भाई ये बंदा, सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट बनाता है, एनुअल ईयरली रिपोर्ट बनाता है कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रिपोर्ट बना के देता है। फिर क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, डी पॉइंट में, दरअसल डी वाला पॉइंट जो है ना इसी से कनेक्टेड है, सी वाले से, कि कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल है उसके अंडर काम करने वाले बंदे की तादाद होती है 3500 ईयर्स बोल रहा हूँ, 3500 पीपल, इतने सारे मेंबर्स होते हैं और ये डायरेक्टली इसके अंडर काम करते हैं। 3500 बंदे को डील करना अकेले आसान बात थोड़ी होती है। तो कह रहे हैं कि इनकी बहुत सारी ब्रांच हैं, अलग अलग जगहों में मौजूद हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। कह रहे हैं शायद ही दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहाँ पर इस एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारे मुल्कों से कोई मतलब के लोग आके काम करते होंगे। और कह रहे हैं कि तकरीबन हर मुल्क से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे काम करने का जो उनका मकसद होता है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। सही है। फिर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेक्रेटरीट वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह यहाँ मौजूद है, यहाँ के स्टाफ को अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है मीटिंग्स के लिए, हर तरह की, मतलब कि एक एक चीज़ के जो रिकॉर्ड करना, क्या कहा गया, क्या सुना गया, डेली रिपोर्ट बनाना प्रेस वालों के लिए, रेडियो वालों के लिए, न्यूज़ वालों के लिए। और ऑब्वियसली बात है तमाम लोगों को इंग्लिश थोड़ी आती है, तो उनके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को भी बिठाना। भाई एक मुल्क से लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हमको इंग्लिश लाजमी आती होगी। कुछ लोग होते हैं बहुत प्राउड फील करते हैं, बोलते हैं हम तो अपनी ज़बान बोलेंगे, जिसको जो करना है करो। ठीक है, तो उनके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को ख़ास तौर पर बिठाया जाता है। सही है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि इसलिए उनको उनके साउंड प्रूफ केबिन वगैरह में उनके लिए मतलब कि बनाया जाता है ताकि हेडफोन रखे होते हैं, सामने वाला बंदा जो बोल रहा होता है पीछे से दूसरा बंदा उसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके बता रहा होता है भाई कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, कहने के स्टाफ जो होता है वो ठीक ठाक काम भी करता है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। खुद सोचो ना, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट माइक पे खड़ा होकर बोल रहा हो हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3, तो अजीबोगरीब लग रहा होगा मेरे बच्चों। लिहाजा इस तरह की तमाम टेक्निकल फॉल्ट वगैरह तमाम वो डील कर चुके होते हैं। मेरे बच्चों बेटा हमारे पास यहाँ पर पार्ट 2 ख़त्म हो गया और बस क्लास का टाइम भी मेरे बच्चों ख़त्म हो चुका है। तो बेटा बताओ, क्लियर सारे बच्चे बताओ, क्योंकि कुछ सेकंड्स रह गए, जल्दी बताओ, फिर हम पार्ट 3 बेटा बाद में कंटिन्यू करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, ज़रा जल्दी से बताइएगा। बेटा क्लियर है? तमाम बच्चों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, सब के सब मुझे बताओ। सही है। इतने सारे बच्चे क्लास में मौजूद हो, इतने कम बच्चों का मैसेज आया बेटा मेरे पास, हैरत की बात है। इतने सारे बच्चों बेटा, सारे मैसेज करो, क्या हरकत है ये? नहीं अलीफा मेरा बच्चा, क्या हो गया, पागल हो गया? इतना सही तो किया है स्टूपिड, ये जहन में कैसे आ गया? अरे नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको सेकंड टाइम क्यों कहता, मुझे ये बताओ, मैं आपको सेकंड टाइम क्यों कहता अगर मुझे ऐसा लग रहा होता? स्टूपिड, ऐसे नहीं सोचते। चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अली चुप हो जा बेटा, अल्लाह हाफिज।